हाँ, तो आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसका थर्ड पेज, जो कि है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। चलो पहला प्रीवियस थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमने क्या कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट्स को लिखते हैं, और राइट हैंड साइड को हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट को लिखते हैं। और जो बीच में जो ये साइन है, यहाँ पर एक साइन दिख रहा होगा आपको, ये साइन जो है, ये साइन क्या बताता है हमें कि किस डायरेक्शन में हमारी रिएक्शन हो रही है। क्या हो रहा है, किस डायरेक्शन में हमारी रिएक्शन हो रही है। अब इसको हम क्या करें, इसको हम वर्ड्स में लिखे, वर्ड्स में ना लिख के क्या करें, हम इक्वेशन में लिखें तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि हम समझ में, वर्ड्स में भी हमें वही चीज़ इन्फॉर्मेशन मिलना है और हमें इक्वेशन के टर्म्स में भी वही इक्वेशन मिलना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको जैसे हमने वहाँ पर लिखा था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, अगर हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं तो उनको अलग अलग दिखाते हैं। जैसे मैग्नीशियम का है और ऑक्सीजन का है, तो उसको हमने अलग अलग दिखाया था। तो उसको अलग अलग दिखाने के लिए हमने किस साइन का यूज़ किया था, प्लस साइन का यूज़ किया था। और जो बीच में साइन है वो बता रहा है कि किस डायरेक्शन में हमारी रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर ये बता रहा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। अब यही हम पढ़ रहे हैं, इसको आगे पढ़ते हैं। चलो, राइट अ केमिकल इक्वेशन। Is there any other short way for representing chemical equation? Chemical equation can be made more concise and useful if we use chemical formula instead of word. अब हम क्या करते हैं और इसको आसान बनाते हैं। अब हम क्या लिख रहे थे, केमिकल वर्ड्स लिख रहे थे। जैसे मैंने मैग्नीशियम लिखा था प्लस ऑक्सीजन लिखा था, गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा था। अब हम क्या करें, इसको और छोटा बना सकते हैं या और इजी तरीके से समझ सकते हैं, या हम कम टाइम में इसको पूरी इक्वेशन को समझा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, केमिकल फार्मूला लिखना पड़ेगा। जैसे मैग्नीशियम का केमिकल फार्मूला क्या होता है, Mg। सिंबल क्या होता है मैग्नीशियम का, Mg। और जो ऑक्सीजन का होता है O2। तो हमने उससे क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमारे पास क्या बन गया, MgO। तो इसको किस तरीके से हम वर्ड से किस में लिखते हैं, हम वर्ड से हम केमिकल फार्मूला के अकॉर्डिंग लिखते हैं। सेम इन्फॉर्मेशन अगर मैं इसको स्टेटमेंट में दूं वही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अगर मैं इसको वर्ड्स में दूं वही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और अगर मैं सिंबल के अकॉर्डिंग बताऊं इसको तो वही इक्वेशन दे रहा है। जैसे आप अभी भी इसको यही पढ़ोगे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहे हैं, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, या मैं लिख सकता हूँ वर्ड्स में लिख सकता हूँ, पूरा स्टेटमेंट लिख दूँ। तो हमारे पास सेम चीज़ यहाँ पर भी यही है। लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या दिखाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को रिएक्टेंट दिखाते हैं, राइट हैंड साइड को हम क्या दिखाते हैं, प्रोडक्ट दिखाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच। जी हाँ, सॉरी मैं आगे था। A chemical equation represent a chemical reaction. If you recall formula of magnesium, oxygen and magnesium, the word equation can be written as, जो हमने पहले लेक्चर में वर्ड इक्वेशन पढ़ा था वो इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट एंड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। Is the number of atom of each element same on both sides? If not, then the equation is unbalanced because the mass is not the same on the both side of the equation. Such chemical equation is skeletal chemical equation for a reaction. इक्वेशन इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर। अब देखो यहाँ पर कभी कभार क्या होता है कि हमारी इक्वेशन क्या होते हैं, अगर मेरे पास मैग्नीशियम का, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम को देखूँ तो मैग्नीशियम मेरे पास कितना है, एक है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन को देखूँ तो ऑक्सीजन मेरे पास कितना है, ऑक्सीजन मेरे पास कितना है, दो ऑक्सीजन है। लेकिन अगर राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम देखो, मैग्नीशियम तो एक ही है लेकिन ऑक्सीजन मेरा केवल क्या है, एक है। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड है। अभी ये क्या है, अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस। समझ में आया, अनबैलेंस है। ठीक है, अब अनबैलेंस इक्वेशन तो बोलते हैं इसे, लेकिन अनबैलेंस इक्वेशन को अब बैलेंस्ड इक्वेशन कैसे बनाएंगे, क्योंकि अनबैलेंस इक्वेशन हमारे पास एक है, हमारे पास लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन में एक लॉ पड़ता है, मास मास कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जितने हमारे पास मास लेफ्ट हैंड साइड में होगा उतना ही मास हमारा कहाँ होना चाहिए, राइट हैंड साइड का होना चाहिए। या मैं बोल सकता हूँ जो मास होता है वो ना तो इन केमिकल इक्वेशन में ना क्रिएट किया जाता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है, बस ये क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट ऐसे बनेगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। या हम ऐसे भी कह सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, जो रिएक्टेंट का मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। इतना आपको समझ में आया, जो रिएक्टेंट का मास होगा वो प्रोडक्ट के मास होगा। और इस इक्वेशन को, इसको, इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये लॉ ये कहता है, इसका स्टेटमेंट ये है, इन केमिकल रिएक्शन मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंज फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होगा, तो आपका ये होता है कंजर्वेशन ऑफ। इसी पे हम करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको क्या बोल दिया, अनबैलेंस्ड इक्वेशन बोल दिया। क्या बोल दिया, अनबैलेंस्ड। तो चलो इसको बैलेंस करते हैं, फिर इसको क्या करेंगे हम, बैलेंस करेंगे हम।
अब हम यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो देखो, रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडी इन क्लास 9th, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। जो मैं आपको बता चुका हूँ, मैंने कहा मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है केमिकल रिएक्शन। दैट इज द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट। मैंने पहले ही बोल दिया आपको ये चीज़, जो रिएक्टेंट का मास होता है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। इन द अदर वर्ड, द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर and after a chemical reaction, hence we need to balance skeletal chemical equation. In the chemical equation balanced, let us learn about the balancing chemical equation step by step. अच्छा, हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं। तो हमें क्या करना होता है, क्योंकि हमें किसको फॉलो करना है, कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है, इसीलिए हमें इक्वेशन को करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। इसको हम बोलेंगे कौन सा, वर्ड इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको, वर्ड इक्वेशन बोलेंगे। और ये हमारे फार्मूला इक्वेशन, मतलब फार्मूला वाली इक्वेशन होगी, ये वर्ड इक्वेशन होगी। ठीक है, वर्ड में भी लिख सकते हैं और फार्मूलेट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ आपका कि यहाँ पर होता क्या है। देखो, अब इसको बैलेंस कैसे करें। तो हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड मिलके क्या बना रहे हैं, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, जिंक और सल्फ्यूरिक मिलके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना रहे हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हम इसको सिंबल्स के अकॉर्डिंग, इसको केमिकल फार्मूला के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसा जिंक का केमिकल फार्मूला क्या होता है, Zn, और सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है, H2SO4। ठीक है, तो H2 क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, Zn के साथ ही SO4 चले जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, जो H2 और Zn है वो केमिकल रिएक्टिव सीरीज में, जो केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसमें क्या आता है, केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, वो केमिकल रिएक्टिव सीरीज में ऊपर आता है Zn H2 से, इसीलिए वो क्या कर देगा, Zn को रिप्लेस कर देता है और H2 को बाहर कर देता है। Zn H2 को रिप्लेस कर देगा और H2 को बाहर कर देगा, तो ZnSO4 बना और H बना। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना था, यहाँ देखना है बैलेंस इक्वेशन है कि नहीं है। चलो देखते हैं। Zn का मॉलिक्यूल यहाँ पर कितना है, एक है। यहाँ कितना है, एक है। SO4 देखो, यहाँ पर S का सल्फर कितने हैं, यहाँ पर एक ही है, यहाँ भी एक ही है। O4 कितने हैं, O4 भी एक ही है, यहाँ भी एक, यहाँ सॉरी O कितने हैं, यहाँ 4 हैं और यहाँ 4 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ 2 हैं और यहाँ भी 2 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चल गया ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे जो है हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स हैं वो सबके सेम है। जिंक का भी सेम है, हाइड्रोजन का भी सेम है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, सल्फर का भी सेम है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, और ऑक्सीजन का भी सेम है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम इसको करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखोगे जो मैंने बताया, देखो इसको, इस एलिमेंट्स को लिखो। यहाँ पर देखो एलिमेंट्स लिखा, ZnHSO था हमारे पास, ZnHSO था। अब हमें रिएक्टेंट में भी देखना है, प्रोडक्ट में भी देखना है, लेफ्ट हैंड साइड भी देखना है, राइट हैंड साइड। Zn हमारे पास एक है तो 1 1 लिख दिया, हाइड्रोजन हमारे पास 2 2 है तो 2 2 लिख दिए, सल्फर हमारे पास 1 1 है तो 1 1 लिख दिया, ऑक्सीजन हमारे पास 4 4 है तो हम इसको कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। आई बात समझ में। फिर आगे आते हैं हम, अब हम आगे आते हैं। देखो, एज द number of atoms of each element is the same on the both side of the arrow is balanced chemical equation। इसको हम क्या कह सकते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कह सकते हैं। अब इसको देखें हम कि यहाँ पर ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखो आयरन कितने हैं, एक, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में केवल 1 है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको केवल क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, लेकिन यहाँ कितना दिख रहा है, आयरन। अगर मैं Fe की बात करूँ, Fe यहाँ पर कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, लेकिन यहाँ कितना है, 3 है। ठीक है, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन कितना है, देखो हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर है हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ कितना है, 2 है। ठीक है, अब देखते हैं ऑक्सीजन कितना है। देखो ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ कितना है, 4 है। तो अब हमें क्या पता, देखो यहाँ पर जो हमारे पास आयरन है उसका भी क्या है, उसको भी देखोगे आप तो उसमें भी क्या है, 1 है लेफ्ट हैंड साइड और 3 है राइट हैंड साइड, और हाइड्रोजन तो इक्वल है, लेकिन ऑक्सीजन देखो 1 4 है। तो ये क्या है, बैलेंस्ड है। क्या है, तो हमें इससे ये पता चल गया कि जो ये हमारे पास इक्वेशन है यहाँ पर, वो हमारे पास क्या है, बैलेंस्ड नहीं है। वो बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो आयरन है लेफ्ट हैंड साइड में वो भी डिफरेंट है और ऑक्सीजन है वो भी डिफरेंट है। तो इसको किस तरीके से हम बैलेंस करते हैं, क्योंकि अनबैलेंस हो गया हमारे पास, ये तो बैलेंस्ड नहीं है। तो इसको कैसे हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं हम थोड़ा।
तो ये कैसे हम बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बड़ी बन जाएगी इसलिए मैं वीडियो को बड़ी नहीं बनाना चाहता, इसीलिए मैंने क्या किया यहाँ पर, इसको यहीं पर मैं छोड़ता हूँ। आगे की वीडियो में मैं क्या बताऊँगा कि कैसे बैलेंस करते हैं। तो आज हमने ये पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा, और हमने दूसरी चीज़ ये पढ़ा कि बैलेंस इक्वेशन किसे कहेंगे और अनबैलेंस्ड इक्वेशन किसे कहेंगे। हम वर्ड टू वर्ड जा रहे हैं, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एटम दिया होगा, जो भी एलिमेंट्स होगा, वो लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम होना चाहिए और राइट हैंड साइड में उसका नंबर सेम होना चाहिए। और अगर वो डिफरेंट होता है तो उसको हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन बोल सकते हैं। और वर्ड इक्वेशन और फार्मूला इक्वेशन आपको पता ही चल गया होगा। हम स्टेटमेंट में भी किसी को बता सकते हैं कि किसके बीच क्या रिएक्शन हो रही है। अगर हम वर्ड में बताएंगे तो उसे वर्ड इक्वेशन कहेंगे, और अगर सिंबल के थ्रू हम बता रहे हैं तो सिंबल इक्वेशन। और मैं ये पूछता हूँ आपको, इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर, जो हमारे पास ये इक्वेशन दिया गया है यहाँ पर, हम इसको क्या कहेंगे यहाँ पर। तो इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे ये आपको बताना है। ये वर्ड इक्वेशन है या सिंबल इक्वेशन है ये आपको बताना है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।